एक्चुअली हम तो ऑनलाइन इसमें एक ही दो बच्चे होते हैं, एक ये है और बाकी और कोई वैसा बहुत रेयर बच्चा होता है जिसका आपस में कोई कनेक्शन नहीं, बात ही नहीं होती। उससे वो वाला केस बहुत कम होता है मेरी क्लास में, ज्यादातर तो यही रहते। ये है जब ये ऑनलाइन होता है तो उस टाइम कोई ऐसा है नहीं, बाकी कोई हो साथ में, चैट भी कम होते हैं। फाउंडेशन का ही बता रहा हूँ मैं, जो तुम्हें बता रहा हूँ। बाद में बच्चों से बुलाया मैंने, भाई क्लास में पढ़ाई से ज्यादा क्या चल रहा है? सर नहीं सर, अच्छा मतलब अगर मैं बुला रहा हूँ किसी को सोचना चाहिए कि जरूर कुछ ना कुछ बात है। नहीं सर आपको क्यों, ये सब फालतू बात है। क्लिक करा, देखिए सर अब मुंह उतर गया बेचारे का। नहीं वैसे जैसे आप लोग आपस में बातें करते हैं। हाँ देखिए जी, लॉन्ग एंड शॉर्ट लिमिटेड वाज अमालगमेटेड एज on and from 1st April, a new company, Moderate Limited, was formed to take over the business of existing companies. अब आपको देखो दोनों मेथड क्लियर हो जाने चाहिए। The balance sheet of long and short limited, दोनों कंपनी का बैलेंस शीट दिया, दोनों अमेलगमेट होके नई कंपनी बनाएंगे मॉडरेट लिमिटेड। अब इसके बाद ये कहानी जो दी है, ऑब्वियसली परचेज कंसिडरेशन वगैरह निकालने के लिए 13% debentures of long and short limited are discharged by Moderate Limited by issuing same such number of 10% each so as to maintain the same amount of interest. Clear है? बोलो इंटरेस्ट कैसे मेंटेन करेंगे ना सर? अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट सेम होना चाहिए, इसने ये नहीं बोला कि अमाउंट ऑफ डिबेंचर सेम होना चाहिए। सर यहाँ पे कितना आपका मान लो 50 लाख है, यस 50 रुपए ही मान लो, 50 का 13% कितना होता है? 6.5. So now this 6.5 will be the value of 15%. Now what will be the amount of debenture? 43.3. जो भी है समझ गए? क्या अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट सेम होना चाहिए, इसकी वजह से डिबेंचर का अमाउंट क्या हो जाएगा? चेंज हो जाएगा। क्लियर है ना मेरे भाई? ये खत्म होगा तो ये आ जाएगा 15%। हाँ वही तो मैं भी कह रहा हूँ, बट इट विल नॉट बी द पार्ट ऑफ परचेज कंसिडरेशन ना, क्योंकि डिबेंचर होल्डर को दे रहा हूँ। क्लियर है ना? चल छोड़ अभी बताता हूँ। आगे पढ़ो। प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स ऑफ टू कंपनीज आर इश्यूड इक्विवेलेंट नंबर ऑफ 15% प्रेफरेंस शेयर्स ऑफ मॉडरेट लिमिटेड एट Moderate Limited will issue 4 equity shares for each equity shares of Long Limited and 3 equity shares for each equity shares of Short Limited. The shares are issued at 35, having face value 10. Investment allowance reserve is to be maintained. अभी हो गया ना statutory reserve? इसकी एंट्री क्या बताएगी? Amalgamation adjustment याद आया? To that investment allowance reserve किसके वहां होगी ये? नो नई कंपनी उसके वहां, कोई पुराने तो निकल गई ना यार, उसके वहां क्या मेंटेन करना। ठीक है, अब आपको परचेज कंसिडरेशन निकालते वक्त इस बात की टेंशन बिल्कुल नहीं होनी चाहिए, क्योंकि यहाँ पे सेम नंबर ऑफ प्रेफरेंस शेयर देगा 125 के रेट से, और इक्विटी शेयर के बारे में बोल दिया परचेज कंसिडरेशन विल बी क्वाइट ओके, ये आपको देख लेना। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए इसमें। डिबेंचर के साथ क्या पंगा आया सर ये बताओ। सर देखो कह रहा है कि रेट तो मैं बदल रहा हूं लेकिन रिटर्न सेम अमाउंट का देना चाहता हूं। कहने का मतलब क्या है, इमेजिन करो कि पहले 100 रुपए पे मैं तुम्हें 10% रिटर्न देता था तो तुम्हें कितना मिलता था? 10 रुपए। अब तुम्हारा ये रेट मैं 15% करना चाहता हूं लेकिन तुम्हें रिटर्न अभी भी कितना देना चाहता हूं, तो तुम्हें कितने का अमाउंट हो जाएगा तुम्हारा अमाउंट? तो एग्जैक्टली वही करना है ना, परसेंट का जो वैल्यू है, वैल्यू नहीं चेंज करना, रिटर्न की वैल्यू चेंज नहीं करनी, रिटर्न का परसेंटेज चेंज करना। तो जो पहले 13% की वैल्यू थी अब कितने की? 15% की वैल्यू है मेरे भाई, तो अमाउंट बदलेगा, फेस वैल्यू बदलेगा डिबेंचर का, रिटर्न सेम आएगा। ठीक है ना? ये परचेज कंसिडरेशन निकालने के लिए प्रेफरेंस शेयर के साथ भी कर सकता है, याद रखना। तो जर्नल एंट्री सिंपल है, डिबेंचर को करोगे खत्म, उनके वाले जो टिक ओवर करके लाओगे और अपने डिबेंचर आ जाएंगे इनके। चलो
खैर इस क्वेश्चन में तो तुमसे बैलेंस शीट मांगा मेरे भाई, तो तुम्हें टेंशन क्यों लेना? बैलेंस शीट में कोई टेंशन नहीं क्या? देखो अगर मर्जर होगा तो ये इस पे जाओगे, ये वाला काम करोगे ना, वो याद करो। देखो ये पहले कौन सा बनाया, लिखा तो है हाँ क्यों नहीं, पुराने वाले में कौन सी बैलेंस शीट बनेगी? नहीं कौन से वाले मतलब मेथड कौन सा वाला? अच्छा एक ही में कर दिया, ओहो तभी मैं खोज रहा हूँ यार कि कौन सा इधर लिखा है। ओके मैं खोज रहा था मर्जर कहाँ गया, परचेज कहाँ गया। मॉड्यूल में भी सेम क्वेश्चन है, अगर देखोगे मॉड्यूल में भी सेम क्वेश्चन। सर परचेज और मर्जर में क्या अंतर होता है, यू नो? क्या चेंज होगा? नहीं यहाँ पे तो एसेट को सेम तरीके से टेक ओवर कर रहे हैं, बोला नहीं है सारे एसेट्स और लायबिलिटीज टेक ओवर कर रहे हैं। बस प्रॉब्लम क्या है ना, नहीं बुक वैल्यू पे ही टेक ओवर कर रहा है बेटा, कुछ नहीं लिखा कुछ। मेरी बात समझो, सारे एसेट्स एंड लायबिलिटीज टेक ओवर कर रहा है, बुक वैल्यू पे टेक ओवर कर रहा है। परचेज में चिंता किस बात की होती है सर? रिजर्व का टेक ओवर नहीं होता। तो रिजर्व कैसे आएगा ये देखिए, सिक्योरिटीज प्रीमियम तो आएगा ना? नहीं ये टोटल तो है आपका, सिक्योरिटीज प्रीमियम आएगा ना 25-25 रुपए का, ये होगा। डिबेंचर इश्यू करोगे, ये अच्छा ये वाला तो पॉइंट तुम्हें बता रहा था, देखो ना ये देखो यही बता रहा था, ठीक है ना? परचेज कंसिडरेशन भी ओके है बेटा, परचेज कंसिडरेशन तो ओके हो जाएगा, और उसके बदले क्या है यहाँ पे नेट एसेट कुछ होगा। आप एंट्री करते तो पहली एंट्री क्या करते? एंट्री बताओ, मुझे नहीं आता, तुम बताओ एंट्री क्या एंट्री होती? सारे एसेट्स डेबिट, सारे लायबिलिटीज क्रेडिट को नेट एसेट बोल सकते हैं हम, नेट एसेट डेबिट कर सकते हैं। और परचेज कंसिडरेशन अगर ज्यादा होता तो एक्सेस कहाँ चला जाता? गुडविल में। परचेज में गुडविल में, और अगर नहीं होता तो पीएनएल में, और अगर कम होता तो कैपिटल रिजर्व। तो आपको अगर जर्नल एंट्री नहीं करनी तो आपको कैलकुलेशन तो करना पड़ेगा ना कैपिटल रिजर्व या गुडविल का। यही काम ये किया है, मैं आपको यही दिखा रहा हूँ कि ये वो पहली एंट्री जो होती थी ना परचेज मेथड में, पहली एंट्री वही यही एंट्री है सब। ये देखो मर्जर में तो कोई टेंशन नहीं होगा, आप छोड़ दो उसको थोड़ी देर के लिए, यहाँ साइड कर दो। परचेज में देखो नेट एसेट आएगा आपका दोनों का, ये नेट एसेट आ गया, देख लो ये आया, और फिर आपने परचेज कैंसिलेशन कम दिया, क्या आएगा? ये कैपिटल रिजर्व आ गया। कोई दिक्कत बोलो? यहाँ पे ये काम मत करो अभी फिलहाल, ये बाद में देखेंगे, ठीक है ना? इसको छोड़ दो। मर्जर में तो ऐसा काम करने की जरूरत है क्या? कैपिटल रिजर्व गुडविल कुछ मतलब है नहीं ना, यहाँ तो कैपिटल रिजर्व आ रहा है, गुडविल भी आ सकता है, तो ये कैलकुलेट करोगे। अब बेटा आपको ध्यान से सुनना है कि जो मैं बताने जा रहा हूँ, आपके पास परचेज मेथड में रिजर्व एंड सरप्लस अगर खोजना हो तो एक बात तो क्लियर है, सिक्योरिटीज प्रीमियम आप निकाल लोगे आराम से नंबर ऑफ शेयर्स के पीछे। और याद रखना प्रेफरेंस पे कोई सिक्योरिटीज प्रीमियम था कि नहीं था? साथ था 25 रुपए। इक्विटी पे कोई सिक्योरिटीज प्रीमियम था कि नहीं था? सब 35 रुपए था, यानी 25 रुपए यहाँ भी, ठीक है ना? क्लियर है ना? ये दोनों का प्रेफरेंस और इक्विटी का दोनों का निकाला है सिक्योरिटीज प्रीमियम, क्लियर है? दोनों का सिक्योरिटीज प्रीमियम निकाला, देखो प्रेफरेंस का और इक्विटी का, क्लियर है ना? तो ये टोटल प्रेफरेंस इक्विटी सिक्योरिटीज प्रीमियम आ गया 1517.50। कैपिटल रिजर्व कितना आया देखो दोनों जोड़कर बताओ। हाँ जी 322 टोटल कर दो सर 18। ये आपका आ गया रिजर्व एंड सरप्लस है, ऑब्वियसली सेम होना चाहिए तो सही है, नहीं तो फिर बुक गलत नहीं होगा यार, सही लिखा, उसी की तो वैल्यू उठा रहे, ठीक है सर? अच्छा ये इत्तेफाक से दोनों में सेम आ रहा है, जरूरी नहीं है दोनों में सेम आए, ठीक है ना? सर इनके रिजर्व एंड सरप्लस में क्या आएगा? देखो ये सब चीजें तो आ जाएंगी जनरली, जो आएंगी रिजर्व एंड सरप्लस में, इनका निकाला तो होगा यार। देखो ये निकाला है ना,
देखो ये यही लाइन भाई, ज्यादा कुछ है नहीं ना। परचेज कंसिडरेशन जो दे रहा है उसका पेड अप शेयर कैपिटल का डिफरेंस उठा लो, हाँ है ना। और उसके बाद जितने रिजर्व्स टेक ओवर करने, फ्री रिजर्व उठाओ उसका। फ्री रिजर्व क्या है इसमें, तो जोड़ लो, 4 बार जोड़ना पड़ेगा, मतलब 4 पॉइंट जोड़ना पड़ेगा, नित्य और महिमा दोनों को जोड़ना पड़ेगा। अच्छा लॉन्ग और शॉर्ट, ओके सॉरी, पिछले क्वेश्चन में चला गया था। जरा बताओ कितना आ रहा है, ये सही आ रहा है क्या? ये इतना ही आ रहा है, डिफरेंस आ रहा है। परचेज कंसिडरेशन माइनस पेड अप शेयर कैपिटल, परचेज कंसिडरेशन नित्या का लॉन्ग का कितना था, ये है ना। समझो ध्यान से, परचेज कंसिडरेशन 1590 एंड पेड अप शेयर कैपिटल कितना बेटा, ये दोनों जोड़कर माइनस करके बताओ। 420 सही। चलिए नेक्स्ट दूसरे के वहां 980 माइनस करना है, ये टोटल कितना हो गया, 500 हो गया। इसने ऐसा क्यों लिया फिर, कुछ गड़बड़ है। एग्जैक्टली देखो क्या गड़बड़ है, गड़बड़ नहीं है एक्चुअली, इनको प्रॉफिट भी तो हो रहा था। अभी आपने 500 उठाया ना, 500 उठा लिया, ये आपको यहाँ पे नेगेटिव जा रहा है 500 या पॉजिटिव जा रहा है, नेगेटिव जा रहा है, आपने एक्स्ट्रा पेमेंट किया। तो जब आप नेट एसेट उठाओगे और परचेज कंसिडरेशन का डिफरेंस लोगे, भाई जर्नल एंट्री भी तो करोगे मेरे भाई, और जर्नल एंट्री करोगे तो ये डिफरेंस यहाँ भी तो जनरेट होगा, तो आप कैपिटल रिजर्व तो बनाओगे नहीं। जरा जोड़ना है, कितना आया था बेटा, कितना 322, 322.40 ऐसे कुछ बोला था तुमने, ये अलग था, ये दोनों जोड़ना जरा। आ रहा है ना, मैच तो कर रहा है, ये सेम ही तो लिखा है, देखो यही लिखा है, ठीक है ना। तो बेसिकली भले आपने 500 रुपए एक्स्ट्रा दिए थे, बट जब आप देखोगे ना तो यहाँ पे आपको आगे बेनिफिट भी मिल रहा है। नहीं, यहाँ परचेज कंसिडरेशन नेट एसेट ये ज्यादा है, नेगेटिव ज्यादा ना शायद, चेक करना एक बार यार, इसको मुझे गड़बड़ लग रहा है, कैलकुलेशन चेक करो एक बार। मैं और लास्ट में 5 मिनट में समराइज करूंगा, वही समझ में आएगा, अभी तुम्हें कुछ समझ नहीं आएगा, अभी कैलकुलेशन बताओ बस। ओके, हमने ध्यान तो नहीं दिया ना, बस यही तो दिक्कत है, देखो ध्यान से, हमने ध्यान दिया ही नहीं ना। एक्चुअली रिजर्व वगैरह तो यहाँ पे ऑलरेडी लेके आ गया ना मेरे भाई, तो अब जब इसी में एडजस्ट कर लिया तो अलग से कैलकुलेशन करोगे तो अंतर तो आएगा ना। अब समझो ध्यान से, नहीं अरे लिख रखा है, मतलब हम, मुझे ये लगा ना कि ये केवल नेट एसेट निकाला है, बट ये नेट एसेट नहीं है, इसका फाइनल वैल्यू निकाला है, ठीक है ना, बोलो। तो अब देखो इसको जो फाइनली यहाँ पे लॉस हो रहा है वो इतने इतने का हो, एक्सेस जो दे रहा है, और उसका रिजर्व कितना उठा रहा है, ये चारों जोड़कर 527, ठीक है, तो दोनों का डिफरेंस ही आ गया इसके पास। तो मुद्दा ले देकर ये हुआ, ध्यान से देखो मेरे को क्या करने का है। जब हम इस क्वेश्चन में करेंगे तो हमें क्या करना है, हमें सिंपली एंट्री से बेस, एंट्री के बेस पे समझना है। अगर आप इसके कैलकुलेशन के बेस पे समझने जाओगे पल्ले नहीं पड़ेगा, अगर आप एंट्री के बेस पे समझने जाओगे तो आपको बस निकालना है नेट एसेट्स। बताइए नेट एसेट्स टेकन ओवर क्या होगा, नेट एसेट्स कैसे निकल के आएगा, जब बुक वैल्यू पे टेक ओवर कर रहे हो तो कुछ नहीं करना बेटा, कुछ नहीं करना, ये जोड़ लो, कोई फिक्टिशियस एसेट तो है नहीं, ये जोड़ के इतना आया, इसमें से माइनस कर लो आप ये दो और ये इतना माइनस कर, बताओ नेट एसेट कितना आ रहा है, फटाक से बताओ। दोनों क्वेश्चन सॉल्व कर दूंगा, दोनों अभी देखो, दोनों के अपने आप सॉल्व हो जाएंगे। 1660 बोलो। तो नेट एसेट डेबिट कर दिया 1660, अगर गलत है तो ध्यान देना, एक बार चेक कर देना यार, 1660। सर उसके बाद क्या होगा, रिजर्व्स एंड सरप्लस आएगा आपके पास, देखो ध्यान से कितना रिजर्व एंड सरप्लस आएगा। अच्छा दूसरे बंदे का अलग कर दे या इसी में कर दे,
इसी में कर लेते ना, वो भी बता दो। 1660 के अलावा इसका भी जोड़ लो ना। 1325 माइनस करना, इसमें से दो बातें बस ये 28 और 75 1,222, तो इसको भी यही जोड़ ले रहा हूँ। ठीक है, ये दोनों जोड़कर हो गया 1, ठीक है, जो भी है 2882, ये जो भी बन रहा है ये हो गया। रिजर्व एंड सरप्लस बताना बेटा, जो भी इनका मेंटेन करना आपको। देखो उसमें रिजर्व एंड सरप्लस दोनों का जोड़कर टोटल बताना मुझे, टोटल रिजर्व। हाँ सब टोटल, मतलब टोटल 1082। ये सब जोड़कर यस सर। 1082। ये रिजर्व एंड सरप्लस है। हाँ यार बोलो बेटा, बोलो ना यार। ये बॉक्स को जोड़ना बस। चलो 812 है, एक बार क्रॉस चेक कर लेना। 812, ठीक है बेटा। अब अगर आप जर्नल एंट्री करते तो नेट एसेट डेबिट होता, बोलो, टू लिक्विडेटर ऑफ लॉन्ग लिमिटेड एंड शॉर्ट लिमिटेड। मैं एक साथ लिखता हूं, बताओ जरा दोनों का परचेज कंसीडरेशन कितना था जोड़ के, टोटल करके। अरे इन्हीं दोनों को तो जोड़ना है मेरे को। 25, ठीक है। आप कर क्या रहे थे यहाँ पे, मर्जर, मर्जर ही तो कर रहे हो, बोलो, इतना क्लियर है। अब प्रॉब्लम क्या है कि परचेज कंसिडरेशन और आपका क्या था, पेड अप शेयर कैपिटल, इनका पेड अप शेयर कैपिटल का टोटल बताओ। हाँ 1170 और श्योर। तो देखिए सर, पेड अप शेयर कैपिटल, पेड अप कैपिटल कितना है, ठीक, और आपने ये रखा है ये, तो कितना आ गया 2570 ना। अरे ये तो 570 है ना यार, तो 500 का अंतर आ गया, ये नेगेटिव। ठीक है बेटा, इतनी बातें क्लियर है। तो अगर मैं एंट्री पास करता, रिजर्व एंड सरप्लस से सेट ऑफ करता, तो क्या करता, देखो ध्यान से। अब इन्होंने ऐसा क्यों किया पता है, इन्होंने कुछ चीजों को यहाँ पे समराइज कर दिया जो तुम्हें, अब गलती इनकी भी नहीं, जब केवल बैलेंस शीट बनाओगे तो करना ही यही पड़ेगा। ठीक है, तो प्रॉब्लम इसीलिए आ रही है और कोई दिक्कत नहीं है। देखो यहाँ पे परचेज कंसिडरेशन मैंने ड्यू कर दिया है, नेट एसेट को डेबिट कर दिया है। अब अपने पास है रिवैल्यूएशन रिजर्व, क्या होगा वो, रिवैल्यूएशन रिजर्व क्या होगा, क्रेडिट होगा ना। अरे टेक ओवर कर रहे हो, क्रेडिट होगा नहीं होगा, कितना, जोड़ो जोड़ो, 205। सर इन्वेस्टमेंट अलाउंस रिजर्व मेंटेन करना है कितना, दोनों जोड़ के सर, ठीक, यानी इसमें से 205 और 80 तो हटा ही दो बेटा, कितना बचा 27। चेक कर लो एक बार, फिर से बोल रहा हूँ, श्योर। अब आपको अब बचा क्या, किस चीज का बचा, नहीं नहीं, रिजर्व एंड सरप्लस में 4 बातें थी ना शायद, देखो 4 में 2 को तो आपने कैरी फॉरवर्ड कर लिया, बचा क्या, जनरल रिजर्व और पीएनएल। और मैंने क्या बोला था, व्हाटएवर एक्सेस यू आर पेइंग, यही चीज यहाँ पे हिडन है ना, कंफ्यूजन क्यों हो रहा था, यही चीज यहाँ पे हिडन है। 527 में से 500 सेट ऑफ हो जाएगा, क्या बच गया, पीएनएल, डेबिट या क्रेडिट, जरा देखो पीएनएल इधर क्रेडिट हो रहा है, लेकिन नेट बैलेंस फाइंड आउट करना इसका और इन तीनों का। टेक ओवर पे भी तो लॉस हो सकता है,
27 exactly. So that is the journal entry here. Assets and liabilities डेबिट करेंगे, लिक्विडेटर को क्रेडिट करेंगे, रिवैल्यूएशन रिजर्व और इन्वेस्टमेंट अलाउंस रिजर्व एज इट इज क्रेडिट हो जाएगा और 27 रुपए पीएनएल में क्रेडिट होगा। समझ में आई बात? ये समझ में आया? आपको ये काम करना है, ना कि ये जो इतना कुछ बना रखा है ना इन्होंने, ये करोगे तो कंफ्यूज होगे। ठीक है ना? मेरी बात समझ में आई? मैं आपको जुगाड़ दूंगा इस क्वेश्चन को करने का। इतना लंबा चौड़ा वर्किंग नोट खोजने में नहीं मिलेगा, याद रखना, एग्जामिनर खुद पागल हो जाएगा। हाँ, वो बता ऐसे कैसे? तो वैल्यू नेट एसेट कितना निकाला तो फिर? अच्छा, नेट एसेट निकालते वक्त ही तो हमने गड़बड़ किया है, नहीं समझे? गलती तो हमसे हुई है इस चीज में ना। ये नेट एसेट हमने क्या किया, उसकी वैल्यू पे ले लिया, लेकिन टेक ओवर में तो डिबेंचर की वैल्यू चेंज होगी ना। सुनो सुनो, इस क्वेश्चन में स्पेशली बोला है, वही तो कह रहा हूँ, यही तो गड़बड़ आ रहा है। फिर वैल्यू चेंज करोगे ना अगली एंट्री में। चलो आगे एक एंट्री और बना देते हैं। डिबेंचर उसका हमने क्या कर दिया, डेबिट, और 2 अपना डिबेंचर करेंगे। तो सर यहाँ पे भी तो फायदा होगा, और फायदे को कहाँ ले जाओगे? पीएनएल में करके देखो। अब ये तो कर सकते हैं ना अपने वहां लाने के बाद, टेक ओवर करने के बाद तो वैल्यू बदल सकते हैं ना। अभी मैं आपको जो जुगाड़ बताऊंगा उससे आप 5 मिनट लगेगा इस क्वेश्चन को करने में, बस हो ही गया खत्म मेरी तरफ से, बस वेट कर लो, बस अभी बता दो। डिबेंचर कितने में टेक ओवर किया? चलो यहाँ से वैल्यू उठा सकते हैं डिबेंचर का, वो तो क्लियर वैल्यू 10 देख लेते हैं। ये रहा ना ये, और ओरिजिनल वैल्यू कितनी थी बेटा? तो 78 और 67.6, यहाँ 10.4 आ गया, और ऊपर 27 कितना आ गया? 37.4। इनका कितना था? सेम हुआ ना। तो ये आगे बनेगा ना, मैंने क्या बोला है, टेक ओवर पे या जो भी डिफरेंस है वो पीएनएल में जाएगा ही जाएगा। तो बन तो रहा है। देखो अब आपको करना क्या है, अब मैं आपको बता रहा हूँ, इस क्वेश्चन बहुत कुछ हो गया कैलकुलेशन, यानी सारे पत्ते अपने हाथ में, बस इसको फिट करना बाकी। देखो ध्यान से, अगर ये क्वेश्चन इन द नेचर ऑफ मर्जर से बैलेंस शीट बनाते तो क्या करोगे? सुनो ध्यान से, इन द नेचर ऑफ मर्जर से बैलेंस शीट बनाते हो तो आप वर्किंग नोट में जाना, ठीक है? वर्किंग नोट में जाके 2 जर्नल एंट्री पास कर लेना। इतना कुछ लिखने से तो बच जाओगे। 2 जर्नल एंट्री क्या पास करोगे? फर्स्ट एंट्री और सेकेंड एंट्री। फर्स्ट किसकी? टेक ओवर वाली एंट्री, और सेकेंड डिबेंचर वाली एंट्री। सर हो जाएगा ये एंट्रीज तो हो जाएंगे आराम से। परचेज कंसिडरेशन निकला हुआ है, एसेट को बुक वैल्यू पे लाना, लायबिलिटी को बुक वैल्यू पे लाना, और डिबेंचर की फिर वैल्यू बदल देना। हो गया काम? हो गया कि नहीं हुआ? और जब परचेज कंसिडरेशन ड्यू हो ही चुका है तो एक तीसरी एंट्री परचेज कंसिडरेशन को सेट ऑफ करने की करना है, ठीक है? बोलो। देखो मर्जर वाले में ही तुम्हें करना है, वो परचेज वाले में तो मैंने पहले ही बोला उसमें टेंशन ही नहीं होता इतना कुछ रिजर्व वगैरह का, है ना? तीसरी एंट्री परचेज कंसिडरेशन को सेट ऑफ करने की कर दोगे। हाँ बोलो। नेचर ऑफ हम जब परचेज करते हैं उस मोमेंट पे हम जो है सामने वाला का एसेट टेक ओवर करते हैं, तो या तो लैंड बुक वैल्यू होती है मोर देन वैल्यू, उस मोमेंट का प्रॉफिट लॉस नहीं करते। ये मर्जर बता रहा हूं ना, ये बुक वैल्यू पे, ये तो उसका बता रहा हूँ मर्जर का ना, परचेज का नहीं बता रहा हूँ। हाँ तो कर तो रहे, देखना यहाँ पे ध्यान दे। टेक ओवर की एंट्री में मैंने तेरे से क्या बोला था भाई, ये सेम करना, तो तुम्हें यहाँ प्रॉफिट आ सकता है इसका। लेकिन अभी इसी नेट एसेट में तुम्हारा जो डिवेंचर गया है उसकी वैल्यू तुम बदल रहे हो। अब अपने वहां लाने के बाद तो बदल सकता हो ना, टेक ओवर सेम करना है। yes, अपने वहां लाने के बाद बदल सकता हो ना, परचेज में नहीं मर्जर में यार। दोनों पॉइंट ऑफ व्यू सेम सिचुएशन में खड़े हैं ना, हमारे पास एसेट्स आ रहा है, या तो मोर देन बुक वैल्यू लेस देन बुक वैल्यू, मैं तो सेम सिचुएशन में खड़ा हूं, मैं परचेज कर रहा हूं या मर्जर कर रहा हूं, तो मेरे हिसाब से बुक होना चाहिए, प्रॉफिट बुक होना चाहिए, लॉस होना चाहिए। ऐसी बातें कर रहे हैं। परचेज में वैल्यू जब पहली एंट्री करूंगा ना तो डिबेंचर की वैल्यू क्या लिखूंगा? 433 पॉइंट जो बोल रहा है वो लिखूंगा। परचेज मेथड में डिबेंचर को इस वैल्यू पे क्रेडिट करूंगा, और मर्जर वाले में डिबेंचर को मैं पूरे 50 पे क्रेडिट करूंगा।
और इसीलिए इसमें मैंने माइनस नहीं करवाया था वैल्यू को, ठीक है। और फिर इसके लिए ये जो एंट्री तुम एक्स्ट्रा पास कर रहे हो, यहाँ पे एंट्री पास करो ना करो कोई दिक्कत नहीं है। इसलिए तो मैंने बोला परचेज में एंट्री तुम्हें पास करनी नहीं है, वो तो डायरेक्ट तुम टेक ओवर करोगे तो डिबेंचर कितने में करोगे, है ना। यहाँ पे तुम्हें प्रॉफिट लॉस मिला था, वहां प्रॉफिट लॉस लाना नहीं है, वो तो कैपिटल रिजर्व, गुडविल, जनरल रिजर्व। इसीलिए तो मैंने यहाँ पे सीधा बोला, देख भाई इधर यहाँ पे देख ले, जब मैंने तुझसे यहाँ पे बात करी थी तो यार तुझे क्या बोला था, देख यहाँ पे देख इन्होंने क्या किया, यहाँ यही तो ध्यान तुम्हारा गड़बड़ क्या कराया, यही कराया ना, इसलिए मैं इसको इग्नोर करा रहा था, ठीक है ना। हमने कितने पे किया था, 50 और कितना 28, 50 और 28 लिखा था, इसलिए हमारा कितना आ रहा था 27 रुपए, और इन्होंने कितना लिखा है, और इनका कितना आ गया, तो हम भी लाएंगे ना। हम कैसे लाएंगे, हम अपने रियल तरीके से पहली टेक ओवर की एंट्री में 27 उठाएंगे, फिर डिबेंचर ले आने के बाद उसकी वैल्यू कन्वर्ट करेंगे तो 10.4 आ जाएगा। वी आर गेटिंग द सेम थिंग, हाँ है ना, क्लियर है ना। तो बचने के लिए क्या कर देना, 2-3 एंट्री जो छोटी छोटी है, पहली एंट्री में तो ज्यादा लिखना होता है, उसके बाद छोटी छोटी 2 एंट्री पास कर देना। परचेज कंसिडरेशन सेटल करोगे ना तो यहाँ से तुम्हें सिक्योरिटीज प्रीमियम भी मिल जाएगा, सिक्योरिटीज प्रीमियम भी मिल जाएगा। उसके बाद देखो सिक्योरिटीज प्रीमियम में तो कोई चेंज नहीं होगा, आप ये अगर वर्किंग नोट बना रखे हो तो कोई टेंशन नहीं है। तो सर बेसिकली अब हमें क्वेश्चन सॉल्व कैसे करना है, कुछ नहीं करना, सबसे पहले ये वर्किंग नोट तो इजी है, परचेज कंसिडरेशन बताओ मुझे, क्लियर है ये सिक्योरिटीज प्रीमियम निकल आएगा, इजी है, पक्की बात। 2 काम हो गया। सर तीसरे काम के लिए आपको अगर मर्जर देखो अलग अलग बनाना, इनकी तरह ज्यादा समझदार मत बनना मेरे भाई, ये साइड साइड से चलने वाला, ये काम मत करना, बैलेंस शीट अलग बनाना, इसलिए इस क्वेश्चन के आने के चांसेस कम होते हैं। लेकिन बनाना का अगर आ गया तो 16 नंबर तक का क्वेश्चन आएगा और 20 नंबर तक का क्वेश्चन आएगा, और 7 बंद बनाना, अलग अलग करना, नंबर पूरा चाहिए। तो मर्जर के लिए तुम्हें क्या करना है, वर्किंग नोट जर्नल एंट्री से निकालना है। अब तुम खुद देखो 37.4 तुम्हारा ये आ गया, और सिक्योरिटीज प्रीमियम का 1517.5 ये हो गया, बोलो कितना हो गया अभी, देखो यही तो है, सिक्योरिटीज प्रीमियम ओके है, 2 रिजर्व ये मैंने जनरल एंट्री में बोली तो उठा लेना सीधा सीधा, और 37.4 कितना हो गया बेटा, सेम अमाउंट आ गया रिजर्व एंड सरप्लस का। कहीं तुम्हें इनके उस वर्किंग नोट को रेफर करने की जरूरत नहीं पड़ी, तुमने अपना वर्किंग नोट बना लिया, ठीक है। सो यू हैव टू गो पर जर्नल एंट्री, जर्नल एंट्री में पहली एंट्री में 27 रुपए का प्रॉफिट, दूसरी एंट्री में 10.4 का प्रॉफिट जब डिबेंचर को कन्वर्ट करोगे, और सिक्योरिटीज प्रीमियम का तुमने वर्किंग नोट बना रखा दोनों मेथड के लिए, यानी 2 ही एंट्री तुम्हें वर्किंग नोट में बनानी है मर्जर के लिए। तुम्हारा ये पूरा अमाउंट मिल गया, बोलो जवाब दो, पक्की बात। और इसके लिए सर क्या टेंशन थी, इसके लिए तो टेंशन ही नहीं थी, क्यों, ये आया था, ये आया था ना हमारे पास सिक्योरिटी, ये नहीं ये सिक्योरिटीज प्रीमियम आया था ना, इन्वेस्टमेंट अलाउंस रिजर्व कैरी करना है, बोला था क्वेश्चन ने, मैं नहीं बोल रहा, क्वेश्चन ने बोला था, बोलो बेटा। और आप बताओ ये अमेलगमेशन एडजस्टमेंट याद आया पिछली क्लास में, या तो इसमें जो माइनस कर दो या तो नॉन करेंट एसेट में दिखा दो, यही बोला था मैंने आपको, ये आपके पास ऑप्शनल है। और कैपिटल रिजर्व सर आपने यहाँ पे जब परचेज कंसिडरेशन की बात करी थी तो एक एंट्री यहाँ भी चाहो तो पास कर लो, वरना इसके लिए तो वर्किंग नोट में कोई पंगा नहीं होगा ना मेरे भाई, इसके लिए तो वर्किंग नोट में कोई पंगा नहीं होगा ना। ये नेट एसेट आ गया, बोलो ये टोटल एसेट आ गया, इसमें से ये लायबिलिटीज माइनस करके कैपिटल रिजर्व निकालना। अगर फिर भी प्रॉब्लम लगता है तो एक एंट्री आप किसके लिए कर देना, परचेज के लिए कर देना, क्लियर है, वहां आपको कैपिटल रिजर्व मिल जाएगा। तो ध्यान से सुन लो, जब आप मर्जर पे जाओगे तो आपको ये एंट्री करनी है, 2 एंट्री देख लो यहाँ पे सिंपल, अब रफली लिखा है तो अब तुम्हें समझ में तो आ गया होगा ना कि नेट एसेट को एज इट इज डेबिट क्रेडिट कर दो, एसेट लायबिलिटी, फिर ये कर लो, 27 का प्रॉफिट यहाँ से मिला, डिबेंचर को यहाँ पे लाओगे 50 और प्लस 28 78, और यहाँ पे आ जाएगा कुछ 60 पॉइंट समथिंग आ रहा था, 66.4 क्या रहा था, लिखा तो था यार 67.6, तो 67.6 आ जाएगा,
और जब जो बच गया वो यहाँ प्रॉफिट हो गया, तो 2 प्रॉफिट जोड़कर आपका 37.4 का प्रॉफिट हो गया। ये प्रॉफिट 2 एंट्री ये उठाओगे, तुम्हारा मर्जर का बैलेंस शीट कंप्लीट हो जाएगा। बाकी मैं बताता हूँ, बाकी बैलेंस शीट तुम्हारे को मेहनत नहीं करनी, रिजर्व एंड सरप्लस पे जो ही दिमाग लगना है, ठीक है। और परचेज वाले के लिए क्या करोगे, एक एंट्री पास कर दोगे, पहली एंट्री एसेट डेबिट लायबिलिटीज क्रेडिट, लेकिन याद रखना चेंज वैल्यू से। कौन सी लायबिलिटी चेंज वैल्यू से उठाओगे, डिबेंचर। तो तुम्हारा अपने आप यहाँ पे कैपिटल रिजर्व आएगा, और वो कितना आएगा बेटा, 322 समथिंग आया था ना, वो अपने आप आएगा, तुम टेंशन फ्री रहो, अपने आप आएगा। क्यों ऐसा आएगा, अरे तुम रिवैल्यूएशन रिजर्व नहीं ला रहे हो, जनरल रिजर्व वो कौन सा इन्वेस्टमेंट अलाउंस वो ला रहे हो, तो 205 तो वो आ रहा है तुम्हारा बढ़ के, और बाकी तुम्हारा 37 यही था। अरे देखो ना, 205 प्लस 37.4 जोड़कर देखो, 322 रुपए 40 पैसे आ रहा है, तो सेम ही तो हो रहा है यार। ये 205 तुम्हारे यहाँ पे ज्यादा क्यों आ रहा है, क्योंकि यहाँ तो क्या लिख रहे थे, इन्वेस्टमेंट अलाउंस रिजर्व तो दोनों जगह रखना है, कैरी करोगे ना। लेकिन ये रिवैल्यूएशन रिजर्व केवल मर्जर में आएगा, परचेज में नहीं आएगा, ठीक है, पक्का। तो रिजर्व एंड सरप्लस आ जाएगा। बैलेंस शीट में बाकी काम क्या करना है सर, परचेज कंसिडरेशन अगर आपने निकाल रखा तो यू नो इक्विटी शेयर कैपिटल कितना होगा, यू नो वैल्यू दोनों जगह सेम होगा। प्रेफरेंशियल कैपिटल कितना होगा, वो भी ओके होगा, हाँ या ना। रिजर्व एंड सरप्लस आपने निकाल लिया, उसके बाद क्या करना है, जोड़ो और लिखो, जोड़ो और लिखो, जोड़ो और लिखो, बात मतलब सर यही तो बैलेंस शीट है। इसकी वैल्यू तो आपने निकाल ली थी 67.46, ये खत्म ही हो गया, ये नहीं, ये तो एसेट आ जाएगा, ये दोनों ऐड करके आ जाएगा, ये भी आ जाएगा, फिर इधर एसेट में ये भी ऐड करके आ जाएगा, ये भी ऐड करके आ जाएगा, ये भी आ जाएगा, ये भी, बस इसको लिख डालो, कोई दिक्कत नहीं, ये ऐसे जाएगा, ठीक है सर। बैलेंस शीट में प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉब्लम कहाँ है बेटा, ठीक है। तो वर्किंग नोट मैं फाइनली बना देता हूँ, 2 मिनट मेरे को दो, उसके बाद इसका स्क्रीनशॉट लो, काम खत्म कर। वर्किंग फॉर मर्जर क्या एंट्री करूंगा, एसेट का एक एक करके नाम बोलो और अमाउंट बोलो। टोटल एसेट लिख देता हूँ, चलो सन्ड्री एसेट करके, ठीक है। वर्किंग नोट बना रहा हूँ ना, तो जरूरी थोड़ी ना पूरा लिखो, एक एक एसेट का नाम। चलो देखो ध्यान से, लास्ट है एकदम खत्म, सन्ड्री एसेट्स अकाउंट डेबिट टू सन्ड्री लायबिलिटीज, ठीक है। अब यहां अलग अलग लिख देना मेरे भाई, ठीक है, इतना आसान कर देना आप, टू इन्वेस्टमेंट अलाउंस रिजर्व, टू रिवैल्यूएशन रिजर्व, टू लिक्विडेटर्स ऑफ लॉन्ग लिमिटेड, टू लिक्विडेटर्स ऑफ शॉर्ट लिमिटेड, ठीक है। इनका था कितने का परचेज कंसिडरेशन, हम इसको देख के बोल दो ना, कम से कम जल्दी से बोलो। 1590 और दूसरा 980, ठीक है। रिवैल्यूएशन रिजर्व आ गया था 205 का, ये था 80 का। सन्ड्री लायबिलिटीज कितनी थी, जोड़ लो चारों का, दोनों का सर, चारों के लायबिलिटीज जोड़ के बता दो ना। वर्किंग नोट ही आपको बनाना है बेटा, ऐसे ही करना, बस यहाँ पे लायबिलिटीज ओपन करके लिखना, जो आपको जोड़ के नहीं लिखना। 343 याद रखना, इसमें डिबेंचर शामिल है कितना, 50 प्लस 28, ये किस बात का शामिल है, फॉर डिबेंचर, ठीक है ना। और ये एसेट दोनों साइड का बैलेंस शीट का टोटल बता दो मुझे, बस दोनों को जोड़कर, लास्ट में लिखा तो होगा बैलेंस शीट का टोटल, ये तुमने बताया था पहले, बट ठीक है। अब सर डिफरेंस आएगा पीएनएल में, कितना आएगा, 27, ठीक है। दूसरी एंट्री क्या करोगे, डिबेंचर्स इन, या ऐसे लिख दो ना, 13% डिबेंचर था ना उनका, सीधा लिख दो 13% डिबेंचर, ठीक है ना। आ जाओ भाई, 13% डिबेंचर्स कितना लिख दोगे, 78, टू अपना डिबेंचर 15% डिबेंचर कितना, 67.60 एंड 2 पीएनएल आ जाएगा कितना, हो गया, बाकी काम तो हो जाएगा। अरे नहीं बेटा, बस इतना जल्दी नहीं है,
ये जो तुम कर रहे हो ना अभी, ये वो नहीं बे, वो उसको ये जो तुम अभी वर्किंग नोट कर रहे हो ना, ये तुम्हारे क्वेश्चन को ही पूरा सॉल्व करके दे देगा। और ये क्वेश्चन बहुत रेयर केस में आता है एग्जाम में, और 20 नंबर का क्वेश्चन आता है अगर ये आएगा तो। फॉर परचेज, परचेज में मैंने क्या बोला, एक ही एंट्री करना, उसमें टेंशन नहीं है ना। क्या लिखोगे, सन्ड्री एसेट्स तो सेम आएगा 3225। लायबिलिटीज में देखो भाई, 3 लायबिलिटीज थी ना, 3-4। जब आप डिबेंचर लिखोगे तो डिबेंचर क्या लिखोगे, 13% डिबेंचर कितना है 78 नहीं लिखोगे, तब 67.6 में ही टेक ओवर कर रहे हो, और बाकी अदर लायबिलिटीज लिख देंगे। तो जरा एक काम करो, कैलकुलेटर दे दो मुझे, मैं जल्दी से कर देता हूं, तुम लोग पता नहीं कैसे। अरे उसको बाद में 15 में कन्वर्ट करूंगा, अभी तो टेक ओवर करो एक एंट्री बस। अरे चल ठीक है 15 लिख दे, कोई दिक्कत, चल डायरेक्ट टेक ओवर तो 13% कर रहा है ना, 13 ही लिखोगे, बाद में 15 की एंट्री, वो मर्जी करो ना करो, बैलेंस शीट में कर देना वो। सर देखो लायबिलिटी कितनी 343 थी, -78 प्लस नहीं सॉरी 265, ये 265 आ गया अदर लायबिलिटीज का। सर देखो इन्वेस्टमेंट अलाउंस रिजर्व तो आएगा ही 80 रुपए का, एंड देन टू कैपिटल लिक्विडेटर, सर लिक्विडेटर ऑफ लॉन्ग लिमिटेड एंड लिक्विडेटर ऑफ शॉर्ट लिमिटेड, एंड देन आ जाएगा कैपिटल रिजर्व। देखो बेटा यहाँ कितना आएगा 1, और यहाँ पे और फाइंड आउट द डिफरेंस। ये है करके देखो, वैसे मैंने जल्दी में हो सकता कैलकुलेशन थोड़ा बहुत इधर उधर किया, लेकिन आप मेरे हिसाब से मैंने सही लिखा। हमारा हो गया काम, अब इसके लिए इतनी एंट्री करनी है बस, ये वर्किंग नोट हो गया तुम्हारा, ये वर्किंग नोट हो गया। और 2 वर्किंग नोट शेड्यूल बनाने का, एक परचेज कंसीडरेशन निकालने का और दूसरा सिक्योरिटीज प्रीमियम निकालने का, ठीक है। तो एक परचेज कंसीडरेशन निकाल लेना और एक प्लस सिक्योरिटीज प्रीमियम का अमाउंट निकाल लेना, ठीक है ना। ये इतना काम कर लेना, ये आपका पहला क्वेश्चन है। तो जब कभी भी ऐसा क्वेश्चन मिलेगा तो आपको ये काम करना है, क्योंकि मेरे हिसाब से ये वर्किंग नोट कन्वीनियंटली एग्जामिनर को भी चेक करने में आसानी होगा, हमारे लिए भी टाइम सेविंग होगा। और अगर हम वो कैलकुलेशन भरने लगे तो बहुत ज्यादा लिखना पड़ेगा, दोनों के लिए बहुत ज्यादा लिखना पड़ेगा। देख लो हाँ जी, तो कुछ गड़बड़ लिखा होगा, कैलकुलेशन चेक करें। 20 रुपए कुछ ज्यादा आ रहा है, चेक करो, कुछ गड़बड़ तो लिख दिया होगा अमाउंट में। बीस ज्यादा आ रहा है ना, 342 बोल रहे हो ना, 242 आ रहा है, तो असली कम आ रहा है ना। तो मैंने गलती करी ना, आईआर अलग से आएगा ना बेटा, अरे आईआर अलग आएगा, इसमें बोला था 2 साल रखेगा, क्या होगा ये इसकी एंट्री यहाँ होगी ना, अमेलगमेशन, वो वहां से उठा लिया ना, उसी को लिख दिया मैंने, अमेलगमेशन एडजस्टमेंट टू इन्वेस्टमेंट अलाउंस रिजर्व, ठीक है, ये करना, ठीक है, क्लियर है ना। ये ओके इतना, ये स्क्रीनशॉट ग्रुप पे भेज देना बेटा एक बार, अभी ये वाला भेजो, वो तो गड़बड़ हो गया, ये वाला भेज दो, बाकी मैं नेक्स्ट क्लास में करता हूं, आई मीन पूछे बगैर नहीं जाना, बैठो ना।